हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा विजन मंथली मैगजीन का अक्टूबर 2023 का सोशल इश्यूज। गाइस, इसके 4 चैप्टर हमने कर लिए थे, 4 टॉपिक्स। आज हम पूरा कोशिश करेंगे इस वीडियो के तहत पूरा हम इसको कंप्लीट कर लें सोशल इश्यूज, ताकि फिर हम आगे के टॉपिक्स भी कवर करें फटाफट से। तो गाइस, बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे इसमें हमारे पास मिल सकते हैं ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, डेटा और राइटिंग के लिए भी। तो आज सबसे पहले देखो, नोबेल पीस प्राइज़ 2023 वुमेन राइट्स पे मिला था। अब याद रखना, नोबेल पीस प्राइज़ जो मिलते हैं इस पे आपके स्टेट पीसीएस में भी, बहुत सारे एसएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस आल्सो। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझते हुए करना है। अब देखो, रिसेंटली क्या होता है, ईरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2023 का। ठीक है, ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ये। अच्छा, नरगिस मोहम्मदी देखो एक साइंटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड ह्यूमन राइट्स कैंपेनर हैं, जो परसिस्टेंटली फाइट कर रही हैं अगेंस्ट दी ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान, और जो भी ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन कर रही हैं। फ्रीडम फॉर ऑल पर काम चल रहा है इसका। अच्छा, सिलेक्शन जो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है नोबेल कमेटी का यहाँ पर, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि उनका किस तरह से पॉलिटिकली सोशल अपोजिशन मूवमेंट में वर्ल्ड वाइड बड़ा इनका पार्टिसिपेशन रहा है। ठीक है, तो ये हमें ज़रूर याद रखना है बातों को कि नरगिस मोहम्मदी जो है ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। इस बार का जो इन्हें प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें मिला है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास गाइस आता है ग्लोबल वुमेन्स राइट्स मूवमेंट पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में वन ऑफ दी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। हम कहाँ कहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया था। हियर ऑल्सो वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग योर टॉपिक दैट कि नोबेल पीस प्राइज़ वो 5 में से है गए, जो आपने ओरिजिनल जो हमारे एल्फ्रेड नोबेल जी थे उनके थ्रू ये बना था, है ना। तो ये अवार्ड दिया जाता है किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। पहली बार नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो अवार्ड किया गया था 1901। ठीक है। अब ग्लोबल वुमेन राइट मूवमेंट में ध्यान से सुनो क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या फैक्टर्स पे हम बात करते हैं। देखो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत सारे वुमेन राइट एक्टिविज्म हैं, इनकी अपनी अपनी हिस्ट्री रही है, अलग अलग तरीके का नेचर रहा है, इकोनॉमिक मॉडल रहे हैं, कल्चरल फॉर्मेशन रही है, पॉलिटिकल फॉर्म्स रहे हैं, अलग अलग रहा है। यूनाइटेड नेशंस वुमेन एंड फेमिनिस्ट स्कॉलर जो हैं या एक्टिविस्ट हैं, वहाँ पे 4 तरह से ग्लोबल मूवमेंट्स को, वुमेन राइट्स के मूवमेंट को 4 जनरेशन, 4 वेव्स में डिवाइड कर रखा है। पहली जो वेव आई थी वुमेन मूवमेंट की, याद रखना, वेस्टर्न कंट्रीज में प्राइमरली, वो लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज में देखने को मिली थी। ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो आप मेरा क्या कहने का मतलब है। यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब है कि किस तरह से वेव चल रही है। अच्छा, इनका ये रहता था कि वुमेन को ना वुमेन सफरेज मिल जाए, राइट टू वोट मिल जाए। तो जब पहली वेव आई जो आपकी लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की थी, याद रखना उस वेव में वेस्टर्न कंट्रीज की वुमेन जो होते थे, एक्टिविस्ट होते थे, उनका ज़्यादा फोकस किस बात पर होता था? लीगल इश्यूज पे, कि वुमेन को राइट टू वोट, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, वुमेन सफरेज होना चाहिए। ठीक है। एडिशनली दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर द राइट विद इन द फैमिली, उनको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल पे मिले, हायर एजुकेशन का एक्सेस मिले, ये सारी बातें होती थी पहली वेव में। सेकेंड वेव आती है 1970 से 1980s के फेज में। यहाँ पर यूथ मूवमेंट भी हो रही है, यहाँ पर हायर एजुकेशन की एक्सपेंशन की बात भी की जा रही है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यूएस का जो सिविल राइट मूवमेंट है उससे इंस्पायर होके, या अपार्थाइड मूवमेंट जो अपोजिशन में था, या वियतनाम वॉर से इंस्पायर होके ये सेकंड वेव यहाँ पर आई है। जो यहाँ पर एक्टिविस्ट हैं वो रेडिकल भी हैं, काफ़ी क्रिटिकल भी हैं। इनका मानना है कि वुमेन का ऑटोनमी, एम्फेसिस इनका यही है कि इनके एजेंडाज हो, वुमेन विद इन पॉलिटिकल पार्टीज में इंगेज भी हो, या उनको फेयर वेजेस मिले, रिप्रोडक्टिव राइट कैंपेन्स उन्होंने चलाए, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम पर हुई। ठीक है, याद रखना वेव्स कैसे कैसे चली वुमेन राइट मूवमेंट में। तीसरी, अब जिन भी बच्चों ने सोशोलॉजी ले रखा है उनसे तो गाइज ये बिल्कुल उम्मीद की जाएगी कि उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तीसरी वेव आती है गाइज 1980 से 1990s के फेस में। यहाँ पर क्या हो रहा है, कई सारे फेमिनिस्ट आ रहे हैं, फेमिनिस्ट आइडियाज़ आ रहे हैं, ग्रेजुअली वो एंट्री उसकी शुरू हो गई है। तो 3 सिग्निफिकेंट एलिमेंट में इसकी वेव को राइज किया जाएगा। एक होगा पॉलिसी रिलेटेड एक्टिविज्म की इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेंथन करना है फेमिनिस्ट मूवमेंट को, राइट एडवोकेसी ग्लोबल साउथ के बारे में है, वुमेन की स्टडी एज अ डिसिप्लिन, इसको भी कंसोलिडेट करा जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस में 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस वुमेन की हुई है, मैक्सिको में, कोपेनहेगन में, नायरोबी में, इस तरह से हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्लोबल फेमिनिस्ट इंटरेक्शन को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्रिएट हो रही है जिसको हम कह रहे हैं बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसमें क्या किया जा रहा है, कन्वेंशन चलाया जा रहा है ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब देखो, कंटेम्प्रेरी भी इश्यूज हैं जो वुमेन फेस करती है।
सोसाइटी में जाओ तो स्टीरियोटाइपिंग है एक तरह की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायलेंस भी देखने को मिलता है। पॉलिटिकल दिक्कतें हैं कि अंडर रिप्रेजेंटेशन कुछ चीज़ें हैं, जेंडर पे गैप का प्रॉब्लम है। चौथी वेव जो आई वो कब आई गाइस? वो आपकी चल रही है एलजीबीटीक्यू, जो आप कह रहे हो कंटेम्प्रेरी में भी चल रही है। आज जो इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया की वजह से जो वुमेन राइट मूवमेंट एक फ्यूल की जा रही है, कई सारे इश्यूज है। देखो, रेशियल इक्विटी पर, इमिग्रेशन रिफॉर्म, माइग्रेशन रिफॉर्म से, रिप्रोडक्टिव राइट से लेकर एलजीबीटीआईक्यू प्लस राइट्स पे, जिस पे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो इसमें तीन तरह से यहाँ पर समझ रहे हो वेव्स कैसे कैसे रन कर रही है। फिर तीन प्रोमिनेंट यहाँ पर केसेस देखे गए कि देखो, ब्राज़ील में फेमिनिस्ट इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग, प्रोटेक्ट करने के लिए कि वुमेन के राइट्स प्रोटेक्ट हो। कैंपेन इंडिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस का बड़ा चलता है। मलवी में वहाँ पर वर्क चल रहा है कि किसी भी तरीके से भाई एलजीबीटीआईक्यू प्लस जो है एक्टिविस्ट है, वो जस्टिस उन्हें मिल पाए, उन्हें रिकॉग्निशन मिल पाए। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में कह रहा है कि जो फेमिनिस्ट है ना, वो आज की डेट में ग्लोबल पूरे सोशल इन्वायरमेंट को भी रिप्रेजेंट करें और सस्टेन वायरलिटी उनकी क्रिएट हो कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी चेंज ला सकती हैं क्रॉस कंट्री रीजन, जो उनको आज तक नहीं एक मिला है। उनकी काफ़ी सालों से जो डिमांड चल रही है, जेंडर इनइक्वलिटी ख़त्म हो, तो ग्रेजुअल पेस ना हो कि अब धीरे धीरे, जो कि बहुत परसिस्टेंट अपनी डिमांड आ रही है, तो उसको ध्यान से सुना जाए, समझा जाए। ठीक है, तो याद रखना, इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट हमने काम करा है, समझा है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस। देखो, आपको पता ही होगा रिसेंटली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक प्ली रिजेक्ट करी जिसमें मैरिड वुमेन थी और उसने बोला मैं थर्ड अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा रही हूँ, विच क्रॉस 26 वीक्स, मतलब प्रेग्नेंट थी, 26 हफ्ते उनके बीत चुके थे। अब प्रेजेंट जो केस है उसमें क्या हुआ, फाइल किया गया, पिटिशनर आई, उन्होंने बोला भाई वो सफरिंग है, कुछ पोस्टमार्टम साइकोसिस है और वो नहीं रेस कर सकती अपने तीसरे बच्चे को इमोशनली, फिजिकली, बहुत सारे रीज़न उन्होंने बताए। तो ये नोटिस करा गया कि जब भी प्रेगनेंसी 24 हफ्ते से क्रॉस कर जाती है गाइस, तो याद रखना कोर्ट ने क्या बोला था ऐसे में। कोर्ट ने पहले ही बोल चुका है कि अगर 24 हफ्ते से प्रेगनेंसी क्रॉस कर जाए तो ऐसे पिटिशनर को टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का कराने से क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी का केस लग जाएगा। एमटीपी का केस क्या होता है, याद रखना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत आपको मेडिकल टर्मिनेशन या अबॉर्शन कराने का हक अप टू 20 वीक्स तक ही है। ठीक है, बिटवीन 20 to 24 वीक्स क्या होता है, 20 से 24 हफ्ते में अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट अगर आप कराना चाह रहे हो तो उसमें राइट टू लाइफ प्रेग्नेंट वुमेन का है या कुछ ऐसी रिस्क है, तो यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बैठे होते हैं, उनके एडवाइस पर होता है। अगर 24 हफ्ते से भी ज़्यादा बीत जाए, तो अगर कोई एबनॉर्मलिटी है या में भी मेडिकल बोर्ड बैठेगा, उसको चेक करेगा तब जाके। तो याद रखना, इन इंडिया में अबॉर्शन कराना इलीगल है अंडर सेक्शन 312 एंड 313 ऑफ आईपीसी। इसीलिए अगर अबॉर्शन कराया जा रहा है तो वो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। कोर्ट ने ना भाई नोट करा कि देयर वाज नो इमीडिएट थ्रेट, मदर को है ही नहीं इस केस में, तो भाई नॉट अ केस ऑफ इवन फोर्टल, जो भी आपका बच्चा है जो नहीं आया ना, जो फीटस तैयार हो रहा है, उसमें भी कोई नॉर्मेलिटी नहीं है। तो देर ओनली दीज आर ओनली 2 एक्सेप्शंस होती हैं जिसकी वजह से आप 24 हफ्ते के बाद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो। तो 3 जज का बेंच यहाँ पर बैठा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कोर्ट को रिकॉग्नाइज कराते हुए बोला कि वुमेन की ऑटोनॉमी कैन नॉट एक्लेप्स दी राइट टू अनबॉर्न चाइल्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुमेन की ऑटोनॉमी के चक्कर में आप जो बच्चा पैदा होना चाह रहा है आप उसको ही मार दो। तो यानी कि यहाँ पर एक डिबेट छिड़ गई उसी बीच में, प्रो लाइफ की लाइफ की तरफ हो या वर्सेस प्रो चॉइस ऑफ वुमेन की तरफ बढ़े। तो यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है और आपसे पूछी जा सकती है, तो प्रो लाइफ प्रो में क्या बोलोगे आप? प्रो लाइफ के सपोर्टर्स कहते हैं कि सोसाइटी शुड सपोर्ट द एबिलिटी ऑफ वुमेन टू गिव बर्थ एंड प्रोवाइड लाइफ, है ना। उसके बाद नो वुमेन शुड हैव बीन ड्राइवन हैव टू हैव एन अबॉर्शन। प्रो चॉइस में क्या है कि वुमेन का बेसिक राइट है कि उसको चिल्ड्रन रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो इसके दो तरह के एक विजन्स क्रिएट हो गए। अब देखो, प्रो लाइफ वाले जो आर्गुमेंट्स क्या आते हैं कि भाई इसमें वुमेन लाइफ की सैंक्टिटी है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन भी हो सकते हैं कई बारी, सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन भी है, मॉरल बिलीव्स भी होते हैं कुछ, है ना। लेकिन प्रो चॉइस वाले जो बंदे हैं वो क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं बंदे के, अपने हिसाब से वो करे ना करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है वुमेन की जो प्रेग्नेंट है, ओवर पॉपुलेशन से बचने के लिए, सोशल इम्पैक्ट पड़ने से सारी चीज़ें की जाती हैं। तो याद रखो, इंडिया में भी डिबेट छिड़ी तो अंडर द एमटीपी एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971 वाला, अबॉर्शन इज क्वालिफाइड राइट इन इंडिया एंड कांट बी परफॉर्म बेस्ड सोनली ऑन वुमेन्स रिक्वेस्ट। याद रखो, क्वालिफाइड राइट है, अगर आप क्वालिफाई होगे, क्वालिफाई का मतलब क्या है, यू शुड बी एलिजिबल इफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इज अलाउइंग, और इफ समथिंग इज हैपनिंग बैडली या कुछ उसके रिलेटेड है ना, बच्चे को कोई दिक्कत है, फीटस को कोई प्रॉब्लम है, मदर को कोई दिक्कत है, तब जाके गाइस वो होता है।
तो इसमें पहले ही लिखा हुआ था, तो जुडिशरी ने विद इन द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एक केयरफुल कंपैशनेट न्यूसेंट कंसिडरेशन दिया, रिस्पेक्ट की ऑटोनॉमी, लेकिन साथ साथ एक्नॉलेज करा वेलफेयर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये कि एससी ने पूरा नोट करा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो है ना, शुड रिफ्रेन फ्रॉम इम्पोजिंग एक्स्ट्रा लीगल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए लाइक दिस। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जितने भी चिल्ड्रन हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन देने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो रिलेशनशिप एजुकेशन हो, चाहे वो फर्टिलिटी अवेयरनेस एजुकेशन हो। तो ये क्या होता है, इससे अनवांटेड आपकी प्रेगनेंसीज रुकेंगी, मैरिटल रेप में जो सेक्सुअल वायलेंस होती है वो सोसाइटी में बचेगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर देखने की भी ज़रूरत है, जितने भी चाइल्ड हैं वांटेड हैं, एवरी बर्थ इज सेफ होना चाहिए, एवरी गर्ल एंड वुमेन इज ट्रीटेड विद डिग्निटी। चॉइसेस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फैमिली प्लानिंग में अच्छे से ध्यान में रखे जाए, मिडवाइफरी की इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। याद रखो, अबॉर्शन लॉज ग्लोबल स्टेटस में क्या आता है, तो ओनली 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लीगैलिटी दे रखी है, यूएस, निकारागुआ, एल सल्वाडोर और पोलैंड। ये 4 ऐसी कंट्री जहाँ पर लीगैलिटी है अबॉर्शन की। 24 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ बिल्कुल अबॉर्शन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, सोचिए। तो स्ट्रीमलाइनिंग करने की ज़रूरत है, अडॉप्शन करो आप, अडॉप्शन है, रिमूवल है, स्टिग्मा है, ये सब से बचने की ज़रूरत है। वर्क प्लेसेस में भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, बेटर पेड मिले, पेरेंटल लीव्स मिले, है ना, हैंडल करें आप मैटरनिटी ब्रेक्स को भी, गैप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार हो। जोमेटो ने एक यूनिक सिस्टम बनाया, देखो देखो गाइज, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को हम छोड़ देते हैं। याद रखो, जोमेटो ने एक बड़ा यूनिक सिस्टम बनाया है और असाइन करा है एम्प्लॉइज को टू असिस्ट न्यू मदर्स, सो दैट दे आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू फिजिकली प्रेजेंट वर्क प्लेस में ना हो। तो जोमेटो का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे क्या होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर प्रो लाइफ प्रो वाली बातें ना खत्म हो गए, प्रो चॉइस वाली। ठीक है, नेक्स्ट इज एज ऑफ कंसेंट पे चलते हैं अब हम। देखो क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में, 22वीं लॉ लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, 283 थर्ड रिपोर्ट है। इसमें बोला जा रहा है एज ऑफ कंसेंट शुड नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम 18 टू 16 ईयर्स। अब कौन सा कंसेंट की बात है समझ लो। सबसे पहले ये समझो, लॉ कमीशन कैसी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट कम्स अंडर दी नोटिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो इसमें काम यही होता है, रिफॉर्म के बारे में कुछ चर्चा करना, जस्टिस सोसाइटी में किस तरह से मैक्सिमाइज करना है उसके बारे में बात होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहला लॉ कमीशन कब बैठाया था, आपका बैठाया था 1955 के अंडर। अच्छा, लॉ कमीशन ने क्या करा है, एक रेफरेंस दिया है टू कंसिडर रिड्यूसिंग एज ऑफ कंसेंट फ्रॉम 18 टू 16। तो पॉक्सो एक्ट याद होगा आपको, कैसा है पॉक्सो में, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो पॉक्सो का जो एक्ट है 2012 का, ये नेक्स्ट हुआ ताकि चिल्ड्रन को हम ऑफेंसेस से, सेक्सुअल असॉल्ट के बचा सकें, सेक्सुअल हरासमेंट से बना सकें, पोर्नोग्राफी से बचा सकें। तो इसीलिए स्टैब्लिशमेंट करा गया है स्पेशल कोर्ट्स का फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। अब समझते हैं हम एज ऑफ कंसेंट किसे कहते हैं। तो एज ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है कि कोई भी लीगली कम्पिटेंट हो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए, तब एज ऑफ कंसेंट उसी को कहते हैं। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट में ये बोला गया था कि 18 साल उम्र को करा जाएगा और इसी को डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उस वक्त एज ऑफ कंसेंट वाली एज आ जाती है। अब देखो क्यों आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि एज ऑफ कंसेंट वाली एज को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बोला गया है राइजिंग क्रिमिनल केसेस अंडर दी पॉक्सो एक्ट। रिसेंट टाइम में देखा गया बहुत सारे रजिस्ट्रेशन क्रिमिनल केसेस के हो गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। जो गर्ल पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पुलिस को जाते हैं, प्रेस चार्जेस अंडर द पॉक्सो एक्ट कर देते हैं क्योंकि वो अक्यूज हुए हैं वहाँ पर। तो वेर टू हैव अलॉट और इंगेज इन द रोमांटिक केसेस वगैरह में जाकर ऐसा देखा जाता है। तो इनजस्टिस यहाँ पर क्या हो रहा है, एडोलेसेंट बॉय के साथ हो रहा है, बीइंग ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल, उसको तो क्रिमिनल की तरह देखा जा रहा है, जबकि दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन बॉय को ज़्यादा एज अ क्रिमिनल नेचर का समझ के उसको ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। फिर आजकल देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, कि जितने भी मेल हैं फीमेल हैं जो आपके 14 साल की एज के आसपास हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और अवेयरनेस की वजह से वो इतने ज़्यादा एक्सेसिबल कर लिए उन्होंने इंटरनेट कनेक्टिविटी, कि आजकल उनको प्यूबर्टी जो है वो हिट बहुत अर्ली एजेस में हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो आजकल बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं राइट डिसीजन लेने के लिए भी। फिर सेक्सुअल ऑटोनॉमी जो है उसको भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, कि जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, कि भाई उनको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है नहीं करनी है, वो सारे के सारे इसीलिए बोला जा रहा है कि उनको एक ऑटोनॉमिस मिल जाएगी। फिर अडॉप्टिंग ग्लोबल प्रैक्टिसेस कह रहा है, देखो एज ऑफ कंसेंट जो है ग्लोबली 13 से 18 साल की उम्र हो गई है। जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इटली में, पोर्टुगल में 14 ईयर्स एज है। इंग्लैंड वेल्स में 16 साल की एज को ही एज ऑफ कंसेंट माना गया है। फिर यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि भैया अगेंस्ट रिड्यूसिंग द एज ऑफ कंसेंट, तो यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहला फैक्टर है लैक्स इमोशनल और साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। क्यों, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी। फिर इसमें रिड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है कि रिड्यूस मत करो, तो बोला जा रहा है कन्वर्जन विद एज ऑफ मैरिज। कह रहा है एज ऑफ कंसेंट एंड एज ऑफ मैरिज जो है शुड नॉट बी कन्फ्लेटेड इन थ्योरी, इन प्रैक्टिस क्या होता है वो इंट्रिंसिकली लिंक्ड होती ही होती हैं।
फिर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग कराई जा सकती है अगर ऐसा करा जाएगा। मैरिटल रेप और बढ़ जाएंगे, ट्रैफिकिंग शुरू हो जाएगी, माइनर गर्ल्स को और दिक्कत होएगी, चाइल्ड मैरिज होने शुरू हो जाएगी इससे बहुत जल्दी जल्दी। अब फिर आपका टीनेज प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो कह रहा है ये सब प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी अगर आपने बहुत जल्दी एज ऑफ कंसेंट को बढ़ा दिया तो। रिकमेंडेशन जो लॉ कमीशन ने दी वो क्या दी, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में लिखनी होती है। तो सबसे पहले आप बताओगे गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन, यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि रिलेशनशिप जो एक्यूज और चाइल्ड का है इंटीमेट वाला था, तो कोर्ट ऐसे में पनिशमेंट को लेस कर दे, मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब करते अंडर द एक्ट। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस इसमें क्या बोला है कि जो डिफरेंस है एज में बिटवीन द एक्यूज एंड द चाइल्ड इज नॉट मोर देन 3 years। रिकमेंड करा गया है कि डिस्क्रिप्शन भी यूज इफ द प्रैक्टिकल अप्रूवल उसमें मिले तब जाके। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि जो भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन में 2015 के अंदर, उसके भी ध्यान रखा जाए। जो केसेस हैं अंडर द पॉक्सो एक्ट, इसमें कि दोनों पार्टीज हैं 16 to 18 years, उसको डेल करा जाए। तो कमीशन सजेस्ट कर रहा है ये जो चेंजेस हैं सेक्शन 18 में आपके जितने भी जुडिशल रिलेटेड ये इन सबको ठीक किया जा सके। दूसरा, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रिगार्डिंग सेक्स है या जो कॉन्सिक्वेंसेज एंगेजिंग इन सेक्स इन अर्ली एज, ये सारे के सारे चीज़ों को अवेयरनेस के फॉर्म में तैयार करा जाए सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गाइस आर्टिकल आता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के बारे में। देखो रिसेंटली क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नोटिस इशू कर दिया सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, उसमें साफ तरीके से बोला गया कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को प्लेटफॉर्म से इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाए। बोला इस चीज़ को क्योंकि इससे बहुत सारे वायलेंस हो रहे हैं, सेल्फ ब्लेम करना, शेम दिखना, मिसट्रस्ट होना, लॉयल्टी फैमिली की ख़त्म होना, बुलिंग मॉकिंग के बच्चे शिकार हो रहे हैं। तो आईटी जो इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 का है, उसमें ये साफ तरीके से बोला गया अंडर द आईटी एक्ट 2000 स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, मतलब दे शुड नॉट अलाउ क्रिमिनल्स या हार्मफुल पोस्ट वगैरह ना लगाएं। तो मीति ने वार्न करा कि सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएटरीज हैं, एनी डिले इन कंप्लाइंग विद द नोटिस, उससे क्या होगा, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का रिमूवल होएगा। तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या है कि अगेंस्ट थर्ड पार्टी कंसेंट की इम्यूनिटी मिलना, यानी कि शील्ड देम फ्रॉम एनी लीगल लाइबिलिटी। सेक्शन जो 79 है आईटी एक्ट 2000 का, उससे बहुत मदद मिलेगी हमें। तो कह रहा देखो सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल होता क्या है, तो कह रहा जी वो मटेरियल है जिसमें कि ऐसा कंटेंट इस्तेमाल करा जा रहा है जिसमें बच्चा हो और वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो यानी कि CSAM क्या है, एक तरह का ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने का तरीका है, जिसमें आप बच्चों को ल्यूरिंग, मतलब होता है फोर्सफुली आप उनके सेक्सुअल चैट कर रहे हो, प्रोडक्शन करा रहे हो, उस तरह के लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो माइनर्स के साथ, तो बहुत गंदी बात है। कह रहे देखो 4.5 लाख केसेस आ चुके हैं इंडिया में रिपोर्ट में मई 2023 के अंदर, और ग्लोबली माना जा रहा है 1 बिलियन बच्चे हैं जो 2 से 17 साल की उम्र में जिनको फिजिकल सेक्सुअल एंड इमोशनल वायलेंस झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है इसका इम्पैक्ट उन सर्वाइवर्स पे क्या होता है, बेचारे गिल्ट फील करते हैं, ब्लेम फील करते हैं, उनको लगता है अब तो हमें कुछ बचा ही नहीं हमारी ज़िंदगी में, मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो रही है, वो PTSD एंजाइटी के फॉर्म में भरे रहते हैं, मोटिवेशन एकेडमिक से सबसे उनका ख़त्म हो जाता है, सोशली वो आइसोलेट फील करते हैं क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं रह जाता, सब उनको बुली कर करके उनको एकदम वो कर देते हैं कि वो दब्बू हो जाए। अल्कोहल के अब्यूज़, उनको लगता है चलो सहारा मैं अल्कोहल या ड्रग्स का ले लेता हूँ। डिजीज़ का बर्डन जिसकी वजह से बढ़ रहा है, अनवांटेड, क्योंकि प्रेगनेंसीज इंड्यूस अबॉर्शंस हो रहे हैं तो HIV या दूसरे डिजीज़ फैल रहे हैं। तो ऐसे में किया क्या जाए, ऐसे में इतनी जो सेंसिटिव चीज़ हो चुकी है उसके लिए मेजर्स उठाने की ज़रूरत है। तो जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें आपका सेक्शन 66E, 67, 67A, इन सभी में स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ हैं कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांसमिशन इस तरह का ना किया जाए। फिर आईटी रूल जो आपके 3 और 1 है, इसमें रीजनेबल मेकिंग एफर्ट्स का ध्यान रखा गया है, डिप्लॉय खोला गया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स को ऐसे इस्तेमाल करा जाए कि आप बचा सको, प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो दिखा रही हैं। फिर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी बच्चों का जो पॉक्सो के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ना इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स भी हैं जो SCBI ने लॉन्च किया था ताकि हम बचा सकें। निर्भया फंड है, उसमें गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रखे हैं। तो हम ना प्लेटफॉर्म्स भी, हम देखो यूट्यूब ऑटोमेटिक टूल यूज़ करता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी का, तो मैच करने के लिए कि कोई ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा तो नहीं आ गया यूट्यूबर जो इस तरह की बातों को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो उसी प्लेटफॉर्म से उसको पकड़ लेते हैं। तो चैलेंजेस क्या आता है, लेकिन चैलेंजेस आता है काउंटर कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात है गाइस, सब अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस की कमी से क्या होता है, लोग ना सेल्फ रिपोर्ट क्राइम्स को करवाते ही नहीं है। तो NCRP यानी कि जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है 2020 का, उसने बोला 1102 साइबर क्राइम बच्चों के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो बाय कंट्रास्ट
एनसीआरबी रिसीव 2.7 लाख रिपोर्ट उसको खाली मिलती है। बताओ कितनी शर्म की बात है, इतना गैप है। उसके बाद प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन के चलते में वो ट्रेस ही नहीं हो पाता ऑनलाइन कम्युनिकेशन या उस तरह से चीज़ों की राइट टू प्राइवेसी के अंडर आ जाती है वो सारी बातें। चैलेंजेस हैं सारे के सारे। अनोनिमिटी है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे, चैट्स पे, कहाँ से आप फेक अकाउंट बना बना के लोग देख लेते हैं, है ना। माइग्रेशन, मास माइग्रेशन ऑनलाइन क्लासेस में हो रही है, एजुकेशनल ऐप्स पे भी वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। डिजिटल है, कह रहा है 2019 से 20 तक आप लगा लो, जो साइबर क्राइम बच्चों के अगेंस्ट हुए हैं वो 400% बढ़ गए हैं। शिफ्ट हो गया ना उसने से इतना ज़्यादा, मतलब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कुछ से कुछ कर रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि भैया एज एन एडल्ट आपको ये करना है कि आप ना प्रोटेक्ट करो बच्चों को। उनको प्राइवेट सेटिंग्स में वैसे मोबाइल्स उनको दो, प्राइवेट सेटिंग करके दो उनको, सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन वाला दो। तो रेगुलेशन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कंटेंट मॉडरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर टारगेट ऑनलाइन ग्रूमिंग एंड प्रिपरेटरी बिहेवियर बच्चों का, है ना। ऑनलाइन ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है कि आप टैक्टिस अब्यूजर्स को बताओ भाई थ्रू द इंटरनेट कि भाई सेक्सुअल एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन बिल्कुल भी नहीं करना है। नेशन वाइड कैंपेन चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोलैबोरेट करते हुए चलें ताकि जितने भी मल्टीपल या आपके मल्टीलेटरल पार्टनर्स है, ऑस्ट्रेलिया ने एक्सप्लोर करा बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को ताकि इस सब चीज़ों से बचा जा सके। तो गाइस ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेशलाइज अप्रोच चिल्ड्रन के लिए रखी जाए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है चिल्ड्रंस प्रोलॉन्ग्ड यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। देखो कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में जो किड्स हैं, बच्चे हैं, 60% हमारे जो अर्बन किड्स हैं वो 3 घंटे सोशल मीडिया पे डेली बैठे रहते हैं और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बैठे रहते हैं। अब ये कह रहा है कि रोल ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का बच्चों पर एक्सेस टू इंटरनेट क्या पड़ता है और इंक्रीज क्यों हो रहा है। देखो पेरेंट्स की कहानी चलो, मॉडर्न सोसाइटी में, अर्बन सोसाइटी में पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, अटेंशन बच्चे को वो दे नहीं रहे हैं। तो क्या फिनोमिना आ गया, आईपैड किड हो गया है वो आईपैड लेता है सारे दिन लगा पड़ा है, अपलोड कर रहा है वो सोनोग्राम पिक्चर्स, पोस्ट कर रहा है एक्सपीरियंसेस इन प्रेगनेंसी, अपलोडिंग पिक्चर, मतलब क्या क्या पेरेंट्स एक्सपोज भी तो करते हैं, पेरेंट्स भी बड़ा एक्सपोज करते हैं चीज़ों को, न्यूबॉर्न बच्चे की चीज़ें करना, ये सारी बातें। डिजिटल कंपनीज लाइक यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, डेटा माइनिंग करना, एनालिसिस करना, शो कंटेंट करना अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन इंक्लिनेशन टू अट्रैक्ट टू डिफरेंट अटेंशंस, जैसे कि स्क्रीन करना कलर्स को, साउंड को, स्टोरीज को सुपर फास्ट वे में, रिलीज करना हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन। तो ये सब स्टिमुली जो डिजिटल कंपनीज करती हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। स्कूल्स में क्या हो रहा है, जो पैंडेमिक की वजह से क्या होता है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे आप आए, नेगेटिव इम्पैक्ट, आप भूल ही गए क्या क्या पढ़ने थे इसके, तो वो पढ़ रहे हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि फील प्रेशर टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, दे दो भाई, काम वो अपना करते रहेंगे, पैंडेमिक में ऑनलाइन ऐसे ही काम करा है। तो डिजिटल वर्ल्ड हेल्प्स इन एस्केप फ्रॉम रियल लाइफ चैलेंजेस से आप बच जाते हो। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लगे पड़े हो, आपको पता ही नहीं सोशल रिलेशंस किसे कहते हैं, किससे क्या बात करनी है, आपको कुछ समझ ही नहीं है। तो गवर्नमेंट में क्या है, लैक ऑफ सेपरेट रेगुलेशंस है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देख लो, कॉग्निटिव स्किल्स पे कितना धक्का, क्या क्या पड़ रहा है। तो वे फॉरवर्ड में यह बोल रहा है कि पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल सेटिंग में इंटरनेट यूसेज कराना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बच्चों को कि सर्टेन वेबसाइट्स को तो बिल्कुल भी ना देखें। फिर बच्चे को एम्पावर करने का टाइम है, अपने कल्चरल नॉर्म्स वगैरह सिखाओ, लैंग्वेज सिखाओ, कम्युनिटी के बारे में बताओ कुछ। तो टेक्नोलॉजी का आप सही इस्तेमाल करो, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ बच्चे को दो आप। गवर्नमेंट को आप इन्फोर्स, गवर्नमेंट है कैन इंटैक्ट इन्फोर्स लॉज वगैरह कर रहे हैं, ऑनलाइन प्राइवेसी बच्चों की, साइबर बुलिंग से बचाए बच्चों को। इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो भी इस बात का ध्यान रखे कि बच्चों का फीडबैक मैकेनिज्म इफेक्टिव होना चाहिए। लेकिन एजुकेट स्टूडेंट ऑन द सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंटरनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूल्स में सिखाया जाए। इनकरेज करना है फिजिकल एक्टिविटीज़ को, जैसे आप इनिशिएटिव चलाया था आपने फिट इंडिया मूवमेंट का, तो ये प्रमोट करने की ज़रूरत है जिससे क्या हो, जिससे डिसिप्लिन हो, बच्चे टीम वर्क में काम करें। फिर जो आपका आईटीयू है, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन गाइडलाइंस है चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए 2020 में, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट वे में नेशनल एंड सोशल लोकल कस्टम्स को फुलफिल करते हुए चलने की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज आप समझने वाले हो सर्कुलर माइग्रेशन के बारे में। देखो सेवरल ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इंटरनल माइग्रेशन इंडिया में देख रहे हैं और बड़ी सर्कुलर होती जा रही है। सीजनल फ्लो की वजह से जो माइग्रेंट होते हैं रूरल एरिया से अर्बन सिटी में आ जाते हैं, फिर वापस से रूरल एरिया में चले जाते हैं। तो सर्कुलर माइग्रेशन की हालांकि कोई ऐसी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि रिपीटेड माइग्रेशन जो एक्सपीरियंसेस करते हैं कि मोर देन वन माइग्रेशन एंड रिटर्न, फिर ऐसा कुछ है, जस्ट इंस्टेड ऑफ माइग्रेटिंग परमानेंटली टेम्परेरी बेसिस पे वो जा रहे हैं, लोकेशंस पे मूव कर रहे हैं काम के चलते हुए। लो इनकम ग्रुप्स जो ज़्यादातर ऐसा करने को देखा जाता है कि ये जो फिनोमिना है सर्कुलर माइग्रेशन का, लो इनकम ग्रुप्स में देखा जाता है। अभी कह रहा है रिसेंट टाइम्स में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सर्कुलर माइग्रेशन हो रही है। तो कह रहा है क्योंकि शहरों में अगर आप जाते हो तो वहाँ ट्रांसपोर्ट ईजी है, कम्युनिकेशन ईजी है, और वैसे भी अगर आप देखो अभी आज के ज़माने में कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट आसान हो गया है, किसी भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, टिकट्स कटाओ और आप पहुँचो, चाहे ट्रेन से चाहे बाय एयरवेज, है ना। तो साइक्लिटी है, एग्रीन आप जानते हो जो एग्रीकल्चर है वो बड़ा साइक्लिकल नेचर का है।
है ना। हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही जाना, लाइक दिस है ना, आप पता है 6 महीने काम होता है, बाकी महीने आपको कुछ और करना है। अनइवन डेवलपमेंट है हमारे देश में, आप जानते ही हो। दिल्ली और जितने बंगलौर ये सब पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस रीजन्स की डिस्पैरिटी के कारण, सोशल नेटवर्क बढ़ने के कारण जो यूथ है अर्बन सेंटर्स में आके रहना चाहता है। जॉब ग्रोथ आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है। तो अब सर्कुलर माइग्रेशन के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ हमारे इसके चैलेंजेस हैं। देखो, फ़ायदा तो ये मिल जाता है कि भई आप आए और आप एक बैलेंस कर रहे हो, नीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स एंड सिटीज़, है ना? आपका ब्रेन ड्रेन खत्म हो रहा है, आपके लेबर मार्केट की शॉर्टेज खत्म हो रही है, आपके रिस्क ऑफ इनकम इंस्टेबिलिटी खत्म हो रही है, आपका प्रेशर खत्म हो रहा है। सर्कुलर माइग्रेंट सेंड मोर मनी, मोर होम, है ना, रेमिटेंसेस के लिए कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है आपका, तो ये सब तो अच्छी बात है। लेकिन समस्याएँ क्या आती हैं? एक्सप्लॉइटेशन बाय एम्प्लॉयर्स। क्यों? क्योंकि वो इनको अनहाइजीनिक, अनसेफ वर्किंग कंडीशन दे देगा, मिनिमम वेज प्रोवाइड करेगा, सब्सिस्टेंस लेवल इतना गिरा हुआ होगा कि सेविंग ये कर ही नहीं पाएंगे। लिमिटेड पॉलिसी, आपको मैंने एक टर्म भी सिखाई थी बीच में, याद है? वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आपको जॉब तो मिली हुई है, बट आपकी वेजेस फिक्स नहीं है, आपके सिस्टम इस तरह से वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर काम कर पाओ। तो एक्सक्लूजन है पॉलिटिकल प्रोसेस से भी डेस्टिनेशन एरियाज में। तो डिस्ट्रेस और वल्नरेबिलिटी ही मिल रही है अल्टीमेटली जो सर्कुलर माइग्रेंट्स आ रहे हैं। सोशल आइसोलेशन है, लैंग्वेज का बहुत दिक्कत है। अभी आप साउथ में जाके काम करके दिखाओ, उनसे पूछो कितना इंग्लिश भी नहीं आती है, वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, क्या करें हम? और कितनी बड़ी दिक्कत है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को। तो जॉब अनसर्टेनिटी, ये सारी समस्याएं हैं। इसीलिए वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन सर्कुलर माइग्रेंट, जो आपके वर्कर्स हैं, कि जो पीरियोडिक लेबर वर्क सर्विस करें और वो कलेक्टिव वे में करें, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करें, कोऑर्डिनेशन करें सेंट्रल गवर्नमेंट और लेबर लॉस को इतना स्ट्रांग बनाएं, इंटरस्टेट माइग्रेशन काउंसिल का इस्तेमाल करें और रोबस्ट प्रोटेक्शन करें माइग्रेंट राइट्स का। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गाइस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो याद रखना, सबसे ज़रूरी चीज़ है, इस हमेशा याद रखो, जितने भी इंडेक्स निकाले जा रहे हैं उसकी इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट नंबर पे कौन आया, कौन रिलीज करता है, ये आपके एकदम टिप्स पे होना चाहिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो रिलीज करती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्पलाइन। एनजीओ है आयरलैंड और जर्मनी रिस्पेक्टिवली, वहां से निकल कर आया है। कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये एक पैरामीटर तैयार करते हैं, ट्रैक करते हैं हंगर ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पर और आपके नेशनल लेवल पर। 4 तरह के पैरामीटर्स पे गाइस ये काम करते हैं, और वो क्या है? वो आपका है अंडर नरिशमेंट। ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या है कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट लो है। वेस्टिंग का मतलब क्या है? लो वेट है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन चारों फैक्टर्स पैरामीटर को देखते हुए ये रैंक को निकालते हैं। अगर आप एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो तो 50 से आपका कम पॉइंट होगा, पॉइंट्स बता रखे हैं यहाँ पर। तो की फाइंडिंग्स क्या आई कि सिंस 2015 लिटिल प्रोग्रेस देखने को मिल रही है हंगर को खत्म करने के लिए। सेवरल क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक था, रशिया यूक्रेन, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे रीजंस हैं। साउथ एशियन, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका जो है, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, यहाँ पर हायर, याद रखना साउथ अफ्रीका नहीं बोला है मैंने, अफ्रीका का जो साउथ ऑफ द सहारा रीजन है वहाँ पर हाईएस्ट हंगर लेवल्स है। 27 ये लगा लो, बहुत गंदा स्कोर मतलब दे रखा है। इंडिया की रैंक याद रखो गाइस, इस बार 111 हो गई है। कमेंट सेक्शन में बताओ 2022 में क्या रैंक थी, इस बार बढ़ी है या घटी है? तो सीरियस हमारा हंगर स्केल है, 125 कंट्रीज में से हमारा रैंक है 111। स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन जीएचआई स्कोर। हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग वर्ल्ड में हमारे इंडिया में है, 58.1। हमारे बच्चियां जो हैं वो एनीमिक के शिकार हैं। इश्यूज रेज बाय गवर्नमेंट, क्या बोला गया? मेथोडिकल 4 इंडिकेटर्स में बोला कि भाई जो हेल्थ चिल्ड्रन है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन का, आपके खाली 4 ही ट्रैकर हैं। 4 ही ट्रैकर है ना, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर नरिशमेंट, ये तो है। तो इससे खाली आप पता लगाते तो हमने बोला भाई ये ठीक ढंग से निकाला नहीं गया, ऊपर से सैंपल साइज जो पॉपुलेशन का है वो बहुत सब स्मॉल लिया गया है, ओपिनियन पोल खाली करा गया है, यूज ऑफ डेटा जो है पोषण ट्रैकर का, ये सब जो है वो ठीक ढंग से नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या हैं अगर एड्रेस करने के लिए हंगर को? तो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 तैयार करा है, उसमें हमने बोला है राइट टू फूड स्टैट्यूटरी राइट है। हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसमें हमने बोला है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना है, में 5,000 वुमेन रजिस्टर्ड वुमेन को बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड दिया जा रहा है, वे सपोर्ट न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है वुमेन को पोस्ट डिलीवरी के पीरियड में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। पोषण अभियान के तहत, पोषण ट्रैकर के तहत, ईट राइट मूवमेंट के तहत ये बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम क्या हो,
हम क्रिटिक भी हैं, देखो हम स्कोर को ज़्यादा मानते नहीं हैं क्योंकि हम 4 ही ट्रैकर से हमारा आ रहा था, इतना बुरा हाल तो हमारी कंट्री का नहीं देकर आ रहा। बहुत ही गंदी रैंक मतलब हमें दी गई है। तो हमारा भी कहना ठीक है भाई, आपने एक पोल ओपिनियन पोल लिया है, छोटी सी पॉपुलेशन पर आपने सर्वे किया है, दूसरा आपने खाली 4 ही पैरामीटर्स का इस्तेमाल करा है, बट हमें ज़रूरत है उनको भी ठीक करें हम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द स्पोर्ट्स इन इंडिया। देखो 19th एशियन गेम्स हुई, अभी ख़त्म करने जा रही हूँ मैं टॉपिक को कराते ही। 19th एशियन गेम्स में हमारा जो इंडिया का नया माइलस्टोन हमने हासिल किया है वो है 107 मेडल जीते हैं हमने, याद रखो। हमारे 28 उसमें गोल्ड आए हैं, हमारे 38 सिल्वर आए हैं, 41 हमारे ब्रॉन्ज आए हैं। तो याद रखो 107 मेडल लेकर आए हैं हम। इंडिया की रैंक क्या हो गई, 4th हो गई। हमने सरपास किए हैं अपने हमारा इंडिया प्रीवियस बेस्ट ऑफ 70 मेडल्स 18th एशियन गेम्स। चाइना ने टॉप किया है लिस्ट में विथ 383 मेडल्स, जब के बाद जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है उसके बाद। अच्छा, इसके बाद आप याद रखना गाइस, एक मिनट। इसके अलावा आप ये याद रखना कि इसमें हमारा जो फैक्टर्स हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वो कौन कौन से हैं। स्पोर्ट्स गवर्नेंस, यानी कि 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इंप्लीमेंट करा नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ इंडिया। इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, हमने गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस को एनहांस करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग को हमने बहुत सुधारा है, अपने फंडिंग को हमने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट्स हमने बढ़ाया है, रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स हमने बढ़ाया है, सोसाइटी में रिकॉग्नाइज कराया है कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। और देखो वाकई स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करना और सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट करना, यूनिटी इक्वलिटी, यूथ को एम्पावर करना, है ना। यूथ देखो अभी गलत गलत चीज़ों में जाना, जाओ डालो स्पोर्ट्स में, डाल दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। अपनी एनर्जी ही तो आ रही है हार्मोन्स के रिलेटेड, तो उन एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर दो, स्पोर्ट्स में डाल दो, जनरेटिंग रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन समस्या क्या आती है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में, चैलेंजेस क्या है। एक तो हायरार्की की बड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि ग्रास रूट लेवल पे नेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, गवर्नेंस की बड़ी दिक्कत है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का ना होना। स्पोर्ट्स के जो फेडरेशन हैं वो इसमें नेपोटिज्म एंड फील्डम दिखा रहे हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी एंड सोशल एक्टिविटीज़ का प्रॉब्लम है। रिम्यूनरेशंस की प्रॉब्लम है, जो पेरेंट्स हैं वो हेजिटेट करते हैं कि स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन क्यों माना जाए। एकेडमिक एक्सेलेंस को ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं। पुअर फंडिंग है, इंडिया में क्या होता है 24 पर कैपिटा पर ईयर स्पोर्ट्स के लिए दिया जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में 8,000 है, सोचो बजट के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना, तो ट्रेनिंग सोली स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होती है, साइकोलॉजिकल रोबस्टनेस नहीं दी जाती है एथलीट्स को, तो वो वैसे ही हार जाता है। तो कह रहे हैं ज़्यादातर देखा जाता है कि रीजनल सेलेक्टिव है, हमारा हरियाणा पंजाब में बेटर फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर बड़ा सिलेक्शन है इस चीज़ों का। फिर कह रहा है ऐसे कौन से मेजर्स लिए जाएँ जिसकी वजह से इसको इम्प्रूव किया जाए। तो स्पोर्ट्स एजुकेशन एज़ पार्ट ऑफ एनसीएफ, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें हम इसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो इस्टेब्लिश करें ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। स्पोर्ट प्रोफेशनल्स इन स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह का इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ। रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म करें, फंडिंग को इन्हांस करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट को इन्हांस करने की ज़रूरत है। ऐसा माइंडसेट तैयार करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी स्पोर्ट्स वगैरह देखे जाए, दूसरे मीडियम्स के थ्रू इनको आगे से आगे बढ़ाया जाए। तो गए दिस इज़ अबाउट योर सोशल इशूज़। शॉर्ट वाले वीडियो जो आएंगे वो शॉर्ट में आप देख लेना, इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट्स होंगे वो डाल दिए जाएंगे। तो अभी आपका सोशल इशूज़ खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।